Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about China's dam over Brahmaputra River. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए करंट न्यूज ये निकल करके आ रही है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम फॉर डेवलपिंग ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर इन तिब्बत रीजन ये डैम डेवलप किया जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत रीजन में यारलंग ज़ैंगपो है। तो ऑफिशियली वी कैन से कि चाइना इज डेवलपिंग world's largest hydropower project over Yarlung Zangpo River in तिब्बत रीजन। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी अर्थ्स बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ एनी टाइप। अगर लोकेशन की बात की जाए तो आपको पता है कि यारलंग ज़ैंगपो रिवर विच ओरिजिनेट्स इन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन वहाँ से ईस्टवर्ड मूव करती है एंड देन इट टेक्स अ शार्प बेंड जिसको ग्रेट बेंड नाम से भी कहा जाता है। वहाँ पे एक डीप गॉर्ज काटते हुए इट इंटर्स इनटू द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड देन इट स्टेप्स डाउन इनटू द प्लेन्स ऑफ असम। तो जहाँ पे ये ग्रेट बेंड है वहीं पे कहीं पे ये डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है चाइना। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी होगा, पावर जनरेशन कैपेसिटी, दैट वुड बी 60 गीगावाट which will be approximately three times more than the capacity of Three Gorges Dam that also has been developed by China only और जो currently world's largest hydro power project है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है यांगजे रिवर ऑफ चाइना जो वुहान शहर से के पास से होते हुए गुजरता है एंड इट फ्लोज इनटू ईस्ट चाइना सी। ये यांगजे रिवर के ऊपर बना हुआ है थ्री गॉर्जेस डैम जो अभी तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उसकी कैपेसिटी लगभग 22 गीगावाट के आसपास है। उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी वाला ये डैम डेवलप कर रहा है चाइना ऑन दिस रिवर यारलंग ज़ैंगपो विच इज ब्रह्मपुत्र इन इंडिया नियर ग्रेट बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो नेचुरल सी बात है कि इसको लेकर के कंसर्न्स तो राइज होंगे ही कि कहीं चाइना इस डैम को बिल्ड करने के बाद बहुत सारा पानी डाइवर्ट अवे ना कर दे। डाइवर्ट अवे करेगा तो फिर उससे भारत के अंदर जो वाटर फ्लो है ब्रह्मपुत्र नदी की वो कम हो सकती है एंड पॉसिबली असम के अंदर एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट पड़ सकता है। चाइना ने एक इस तरीके का डैम ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैंगमू डैम। जैंगमू डैम ऑलरेडी हैज़ बीन बिल्ट बाय चाइना यहाँ पे कहीं पे, जिसकी मदद से वो काफ़ी सारा वाटर ऑलरेडी डाइवर्ट करता है यारलंग ज़ैंगपो का टुवर्ड्स इट्स मेनलैंड पॉपुलेशन सेटलमेंट। अब एक दूसरा डैम बना करके और सारा वाटर नहीं डाइवर्ट कर सकता है, और सारा वाटर डाइवर्ट कर सकता है पॉसिबली चाइना एंड विच कैन क्रिएट मोर ट्रबल फॉर द स्टेट्स लाइक असम एंड देन अदर राइपेरियन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र इंटर्स इनटू बांग्लादेश एज वेल। ज़्यादा डैम बनाने से आसाम के अंदर खासकर एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट वाटर अवेलेबिलिटी के अलावा दूसरे तरीके से भी पड़ सकता है, क्योंकि जब भी डैम बनाया जाता है तो उसमें पानी को स्टोर किया जाता है। वाटर स्टोर करने के बाद धीरे से उसको रिलीज किया जाता है, इट इज़ अलाउड टू फॉल सो दैट जो पोटेंशियल एनर्जी है इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ टर्बाइन which then is utilized to generate power. That is the concept behind generation of hydropower from rivers. But इसमें होता क्या है कि जब पानी को स्टोर किया जाता है और उसको फिर रिलीज किया जाता है थ्रू सच फ्लड गेट्स, तो फिर पानी के अंदर जो सिल्ट्स हैं विच द रिवर जनरली कैरीज थ्रू इट्स मूवमेंट, जब भी रिवर मूव करेगी तो रिवर आसपास में इरोजन करते चलती है, लैटरल इरोजन, आसपास के पहाड़ों को काटते हुए चलती है और अपने साथ खूब सारा सिल्ट लेकर के आती है। वो सिल्ट यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है, सीव आउट हो जाता है ऑन एनी डैम प्रोजेक्ट।
अदरवाइज वो सिल्ट अगर अलाउ किया जाए टू कम अलोंग विद द रिवर वाटर, तो जब लोअर प्लेन्स में आती है जहाँ पे रिवर का स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट तो कम हो गया है, यहाँ पे हम प्लेन में आ चुके हैं, और यहाँ पे जब फ्लड होता है ड्यूरिंग द रेनी टाइम, तो वो नदी का पानी जब आसपास के प्लेन एरियाज में स्प्रेड होता है, तो वो सिल्ट भी उसके साथ स्प्रेड होता है, एंड दी सिल्ट्स दैट आर कैरिड आउट बाय द रिवर्स एवरी ईयर are fresh alluvial soil which helps in maintaining fertility of the plains of Assam. तो ये समझिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नदियाँ सिल्ट लेकर के आती हैं, जो ये यारलंग ज़ैंगपो रिवर का ही एग्जांपल ले लें, तो ये जो सिल्ट लेकर के आती है बिकॉज ऑफ इरोजन, लैटरल इरोजन, उस सिल्ट आसाम प्लेन में आकर के जब ये स्प्रेड करती है ड्यूरिंग द फ्लड सीजन, तो वो जो फ्रेश एलुवियल सिल्ट है, इट हेल्प्स इन रिवाइवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ आसाम प्लेन ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन अगर इस पे इस तरीके का डैम बना दिया जाए तो ये सिल्ट बहुत सारा सीव आउट हो जाएगा पहले ही, एंड दैट विल नॉट अलाउ द रिवाइवल of Assam flood plains year after year because of arrival of new kinds of alluvial silt. So that is another concern. It may impact agricultural yield in Assam. तीसरा है potential use of water as a weapon. You see, in case of any hostility between India and China, large amount of water can suddenly be released by China from its dams, and that may create certain havoc in the states like Arunachal Pradesh, and more havoc could be created in Assam, क्योंकि असम के अंदर वो प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे फ्लड का डैमेज ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा एक जियोलॉजिकल या सेस्मोलॉजिकल थ्रेट भी है। इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा कि लैंडस्लाइड आ सकता है, क्योंकि ये एरिया वैसे ही जियोलॉजिकली या सेस्मोलॉजिकली अनस्टेबल है, बिकॉज इट इज in the region where the two continents are converging, leading to rise of fold mountains, that is Himalaya. तो यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट, इंडियन एंड यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स आर ऑलरेडी कन्वर्जिंग इनटू ईच अदर, क्रिएटिंग अ वेरी सेस्मिकली अनस्टेबल रीजन। आपको पता है कि भारत के अंदर इसको अर्थक्वेक जोन प्रोन 5 में रखा गया है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार कन्वर्जेंस हो रहा है। अब इस एरिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने से क्या होगा कि आने वाले टाइम में इस एरिया की सिस्मोलॉजिकल अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। इट में लीड टू डिजास्टर्स इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड एंड कैन कॉज बिगर डैमेजेस इन द फ्यूचर। अब इसमें से जितने भी कंसर्न्स हैं, ये तो हैं जेन्युइन ऑब्वियसली, बट इसमें से जो एक मेजर कंसर्न है डाइवर्जन ऑफ वाटर, उसको लेकर के डिस्प्यूट या काउंटर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि चाइना हमारा पानी डाइवर्ट कर देगा और उससे भारत के अंदर और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम ब्रह्मपुत्र रिवर विल गेट रिड्यूस्ड। इसको लेकर के काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि सिर्फ 30 से 35%, ओनली 30 to 35% ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर कम्स फ्रॉम चाइना थ्रू स्नो मेल्ट and rainfall in Tibet. 65 to 70% of the water of Brahmaputra is generated within India itself through rainfall and Brahmaputra's tributaries. आपको पता है कि यहाँ पे फनल शेप टोपोग्राफी है, जो नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स हैं और साउथ में मेघालयन प्लेटू हैं। ये फनल शेप टोपोग्राफी बनाते हैं इस लैंडमास में, नॉर्थ ईस्टर्न लैंडमास में। इस कारण से मॉनसूनल विंड जाकर के यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं एंड दे कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अपर असम एंड लोअर रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ से फिर खूब सारा पानी कलेक्ट होता है। सो 65% to 70% of water is generated within India itself for Brahmaputra river through rainfall as well as its tributaries. और ये जो डेटा है, इट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति as well as an independent इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। दोनों ने ये डेटा को इस्टेब्लिश किया है, वैलिडेट किया है कि भारत का लगभग जो ब्रह्मपुत्र का 2/3 वाटर है, ये भारत में ही जनरेट होता है। वाटर फ्लो डेटा भी अगर देखा जाए तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे द वाटर फ्लो इज अबाउट 2000 to 3000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट आसाम प्लेन में ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर फ्लो बढ़ करके हो जाता है 15,000 to 20,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड ड्यूरिंग द मानसून टाइम।
तो इस कारण से ये सारे जो कंसर्न्स हैं भारत के, वो तो जेन्युइन है, बट उसमें से डाइवर्जन ऑफ वाटर वाला जो कंसर्न है वो उतना इफेक्टिव नहीं है पॉसिबली। इस आइडिया को आपको इस्तेमाल करना है इन आंसर राइटिंग अलग अलग तरीके से। ये पूरा का पूरा मामला कब उठा था? लगभग 2-3 महीने पहले उठा था, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दिया। इंडिया डिड पुट इंडस वाटर ट्रीटी इनटू अबेयंस, मतलब उस पर होल्ड लगा दिया। तो फिर अलग अलग तरीके से, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अलग अलग तरीके से, और पाकिस्तान के हवाले से ये थ्रेट आ रहा था कि जैसे तुमने हमारा इंडस का पानी रोका है, सोचो अगर चाइना तुम्हारा ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो क्या होगा। उस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने जवाब दिया था ट्वीट के जरिए कि पाकिस्तान ये जो थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड वन, इसमें कोई सब्सटेंसिव डेटा है नहीं टू प्रूव दिस थ्रेट। क्योंकि चाइना अगर पानी रोक भी लेता है तो इट इज ओनली 1/3 ऑफ द वाटर। ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो मेनली भारत में ही जनरेट होता है। सो द थ्रेट क्रिएटेड बाय पाकिस्तान इज फैक्चुअली अनजस्टिफाइड। डिस्पाइट स्टॉपिंग वाटर by China of Brahmaputra river, there won't be much scarcity of water in the plains of Assam because most of its water is harvested in India itself. ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की जाए तो through rainfall as well as through its tributaries. थ्री गॉर्जेस डैम से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ये वाटर डिप्लोमेसी रिलेटेड प्रश्न है कि फ्यूचर में वॉर जो है वो ऑयल के लिए नहीं, वाटर शेयरिंग के लिए लड़ी जाएंगे। आंसर इट। यहाँ पे आप इंडस वाटर ट्रीटी, इसको कैसे अबेंस में पुट किया गया, वो सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैटर एंड एंटी मैटर असिमेट्री, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि मैटर एंड एंटी मैटर होता क्या है। देखिए, मैटर इज टू व्हाट वी सी अराउंड अस, एवरीथिंग, राइट फ्रॉम पीपल, प्लैनेट, स्टार्स, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मैटर्स। उसके अगर सब लेवल पे पहुंचा जाए, यानी कि सब ब्रेक डाउन किया जाए मैटर्स को, तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब जस्ट लाइक मैटर, देयर आर एंटी मैटर्स, और उनको भी ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उनके भी पार्टिकल्स निकल करके आते हैं। जैसे मैटर को ब्रेक डाउन किया जाए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, एंटी मैटर को ब्रेक डाउन किया जाए तो उनके भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, बट वहां पे पार्टिकल्स होंगे एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन एंड एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन को बेसिकली कहा जाता है पॉजिट्रॉन। तो जिस तरह से मैटर होता है वैसा ही होता है एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर में सिमिलैरिटी ये होती है कि मास उनका सेम होता है, डिफरेंस ये होता है कि चार्जेस अपोजिट होते हैं। मैटर में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी मैटर में नेगेटिव चार्ज होगा, मैटर में अगर नेगेटिव चार्ज है तो एंटी मैटर में पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए एंटी मैटर्स आर नोन एज मिरर ऑफ मैटर एंड लाइकवाइज मैटर आर नोन एज मिरर ऑफ एंटी मैटर। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर होगा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसका एंटी मैटर होगा पॉजिट्रॉन। दोनों के मास सेम होंगे लेकिन पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा जहां इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे पूरा को पूरा एक हाइड्रोजन एटम है, उसके सेंटर में होता है एक प्रोटॉन और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। हाइड्रोजन का एक मिरर कंपोनेंट होगा जिसको कहा जाएगा एंटी हाइड्रोजन। एंटी हाइड्रोजन में सेंटर पे होगा एंटी प्रोटॉन जिसकी मास प्रोटॉन के बराबर होगी बट चार्ज नेगेटिव होगा, और उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा पॉजिट्रॉन जिसकी मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी बट चार्ज पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हर एक मैटर का एक एंटी मैटर भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं उसका मिरर। एक बात और ऑब्वियस है कि मैटर एंड एंटी मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि दोनों के अपोजिट चार्जेस हैं। तो इफ दे कम इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी दे विल एनहिलेट ईच अदर कंप्लीटली एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ऐसा माना जाता है कि साइंटिफिक इस पे यूनानिमिटी है, यानी कि दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इस पे एग्री करते हैं कि मैटर एंड एंटी मैटर्स बोथ वेयर क्रिएटेड ड्यूरिंग बिग बैंग अबाउट
8 बिलियन ईयर्स अगो। और जब बिग बैंग इवेंट हुआ था तो मैटर एंड एंटी मैटर बोथ वेयर क्रिएटेड इन इक्वल अमाउंट, बराबर अमाउंट में बने थे। लेकिन आज के टाइम में दुनिया में ज्यादातर चीजें जो हैं वो मैटर फॉर्म में है। एंटी मैटर की अमाउंट जो है वो मैटर के तुलना में बहुत कम है। दिस इज कंसिडर्ड एज मिस्ट्री इन फिजिक्स, कि जब बने थे वो दोनों एक साथ ड्यूरिंग बिग बैंग तो उनकी अमाउंट बराबर थी। आज के टाइम में लेकिन मैटर की संख्या ज्यादा क्यों है एंटी मैटर की तुलना में? इसी को नाम दिया गया है मैटर एंटी मैटर असिमेट्री, वेयर मैटर अमाउंट इज मोर एज कंपेयर टू एंटी मैटर। देयर इज असिमेट्री इन देयर प्रेजेंस एंड दिस असिमेट्री इज एनिग्मा या मिस्ट्री इन फिजिक्स। इसी को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं दुनिया भर में, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट यूरोप में चल रहा है, सर्न एक्सपेरिमेंट। अब सर्न एक्सपेरिमेंट में हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि साइंटिस्ट ने पहली बार ऑब्जर्व किया है कि बैरियन जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, देखिए एटम्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो वी गेट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उनसे भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वी गेट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक मेसॉन, बैरियंस। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है बैरियन। वहां पे देखा गया है कि द एंटी मैटर ऑफ बैरियन इज डिकेइंग एट अ डिफरेंट रेट, वो फास्टर रेट से डिके हो रहा है एंटी मैटर। बैरियन है एक सब एटॉमिक पार्टिकल, उसका भी एक एंटी मैटर होगा, और वो जो एंटी मैटर है बैरियन का एक फास्टर रेट पे डिके हो रहा है। अब शायद से हमारे साइंटिस्ट को लगता है कि शायद से ये एक कारण हो सकता है कि क्यों दुनिया भर में मैटर ज्यादा है एंटी मैटर कम है। हो सकता है कि मैटर के डिके होने का जो रेट है वो एंटी मैटर के डिके होने के रेट की तुलना में काफी कम हो। यही कारण कि आज के टाइम में मैटर ज्यादा बचा हुआ है, एंटी मैटर कम बचा हुआ है, क्योंकि एंटी मैटर डिके ज्यादा हो गया है। अभी मैटर एंड एंटी मैटर दोनों को बिल्कुल एक जैसा बिहेव करना चाहिए, ऐसी साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन है। इस एक्सपेक्टेशन को कहा जाता है चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी। चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी मतलब मैटर एंड एंटी मैटर should behave exactly alike. All the physical principles should apply exactly in similar manner on matter and antimatter. That is an understanding. थ्योरी है कि ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा पॉजिट्रॉन, दोनों को बिहेव एक जैसा ही करना चाहिए। इसी को कहा गया है चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी, शॉर्ट में कहे तो सीपी। अब अगर सीपी हो रहा है यानी कि दोनों बिल्कुल एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो फिर मैटर एंड एंटी मैटर में पूरे दुनिया भर में क्या होनी चाहिए? सिमेट्री, दोनों की अमाउंट होनी चाहिए बराबर। लेकिन अगर मैटर एंड एंटी मैटर में असिमेट्री है, जो हम वाकई तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में, तो इसका मतलब ये है कि जो सीपी रूल है, चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी, वो वायलेट हो रहा होगा। देखिए मामला काफी सरल है, बस घुमा फिरा करके साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। मैटर एंड एंटी मैटर ये क्या होते हैं आप समझते हैं? मास बराबर है, खाली चार्ज अपोजिट है। दोनों को होना चाहिए बराबर अमाउंट में, लेकिन ज्यादातर क्या है दुनिया में? मैटर। इसी मिस्ट्री को क्या कहा गया है फिजिक्स में? मैटर एंटी मैटर असिमेट्री। अब साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि मैटर और एंटी मैटर को एक जैसा ही बिहेव करना चाहिए। इसी को कहा गया है सीपी, चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी। लेकिन अब चूंकि मैटर ज्यादा है एंटी मैटर कम है, तो इसका मतलब सीपी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि दोनों को एक जैसा बिहेव करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली या रियलिटी में सीपी फॉलो होता नहीं होगा। तब तो मैटर ज्यादा है एंटी मैटर कम है, यानी कि रियल सेंस में, रियल वर्ल्ड में सीपी का जो कॉन्सेप्ट है दैट मस्ट बी गेटिंग वायलेटेड। इसको कहा गया सीपी वायलेशन। तो मैटर एंड एंटी मैटर की होनी चाहिए सिमेट्री, होनी चाहिए। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दे मस्ट शो द कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी, चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी, कि चार्ज अपोजिट है खाली, लेकिन अदरवाइज दे आर सिमिलर। लेकिन रियल सेंस में मैटर एंटी मैटर असिमेट्री, यानी कि सच में सीपी का वायलेशन होता होगा।
तो हमारे साइंटिस्ट लोग बस यही ढूंढने में लगे हैं दुनिया भर में कि कहाँ कहाँ पे मैटर एंड एंटी मैटर सीपी वायलेशन शो कर रहे हैं, कि जहाँ पे मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स रियल वर्ल्ड में अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सीपी वायलेशन अगर प्रूफ हो गया तो फिर शायद से ये जो मैटर एंटी मैटर असिमेट्री है इसका जवाब हमें मिल जाएगा। और अब उसी डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है बैरियन। देखा गया है कि बैरियन का जो एंटी मैटर है वो फास्टर रेट से डिके हो रहा है एज कंपेयर टू द मैटर ऑफ बैरियन। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ CP violation, and this can be considered as one important breakthrough in the direction of explaining matter antimatter asymmetry। एक बात और समझनी है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमने देखा है CP वायलेशन दुनिया में ऑब्जर्व किया है। बैरियन के अलावा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है मेसॉन। मेसॉन में भी हमने पहले हमारे साइंटिस्ट ने CP वायलेशन ऑब्जर्व किया है, जहां पे मेसॉन और उसका एंटी पार्टिकल जो है रियल वर्ल्ड में थोड़ा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। तो CP वायलेशन मेसॉन में भी ऑब्जर्व किया गया है, अब बैरियन में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। मेसॉन में CP वायलेशन ऑब्जर्व किया गया, बैरियन में भी ऑब्जर्व किया गया है। So this is perhaps an important breakthrough in the direction of explaining one enigma related with physics, especially सबएटॉमिक फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं मैटर एंटी मैटर असिमेट्री। तो मैटर एंटी मैटर की होनी चाहिए सिमेट्री, जिसको थ्योरेटिकली हम लोग कहते हैं CP, चार्ज कॉन्जुगेशन एंड पैरिटी। लेकिन रियलिटी में है मैटर एंटी मैटर की असिमेट्री, यानी कि जरूर CP हो रहा होगा वायलेट। और CP वायलेशन के रियल एग्जाम्पल हमें पहले देखे थे बैरियन में, अब देख रहे हैं मेसॉन में, जहां पे मैटर की तुलना में एंटी मैटर जो है वो फास्टर रेट से डिके हो रहा है। बट दिस मच ऑफ CP वायलेशन इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस कंप्लीटली। वी नीड टू हैव फर्दर स्टडी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन आपको सबमिट करना होगा पोर्टल पे फॉर चेकिंग पर्पस, उसका मैं पूरा आंसर लिख करके नहीं दूंगा, बहुत बस हिंट्स लिख करके दूंगा। तो ये वाला सवाल आपको लिख करके सबमिट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैटर एंटी मैटर बनाने टाइम में थोड़ा से ऐसे इमेजेस भी बना देना, हाइड्रोजन एंटी हाइड्रोजन वो सब बना देना। तो पहले मैटर एंटी मैटर डिफाइन कर देना, फिर ये आंसर को आप अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। Important from our syllabus GS paper to governance point of view, also important from our syllabus GS paper for ethics and integrity point of view। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर टू ऑनलाइन कंटेंट। उनके कॉग्निटिव हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कॉग्निटिव हेल्थ मतलब लर्निंग एबिलिटी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनका अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो जाता है, दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजिंग आइडियाज घुस जाते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग के कारण बच्चों को लो एनर्जी महसूस होती है, कंफ्यूजन, हेडेक, मेंटल फटीग महसूस होता है। उसके अलावा कॉग्निटिव यानी कि लर्निंग हेल्थ इफेक्ट के अलावा इन जनरल भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट उनका असर होता है। ब्लू लाइट के एक्सपोजर के कारण स्लीप डिसऑर्डर उनको फेस करने को मिलता है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, जिसके कारण सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी का आइडिया आता है। कैट फिशिंग के कारण साइबर बुलिंग का प्रॉब्लम आता है, विच कैन लोअर देयर सेल्फ स्टीम। उसके अलावा एडिक्टिव बिहेवियर भी डेवलप होता है बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ डोपामाइन लूप, स्पेशली बिकॉज ऑफ कंटेंट लाइक वीडियो गेम्स या शॉर्ट फॉर्म वीडियोस लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि मेंस आंसर में आपको वर्ड्स पिक करने हैं, की वर्ड्स, जो जिनको हुक भी कहा जाता है, हुक वर्ड्स, जिससे एग्जामिनर का अटेंशन आप ग्रैब कर पाए। तो एडिक्टिव बिहेवियर या उससे अच्छा वर्ड रहेगा डोपामाइन लूप बिकॉज ऑफ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स। इससे क्या है कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव होते जा रहे हैं। They are also getting exposed to inappropriate content like pornographic material या violent material, hate speech, abusive languages भी सुनने को मिल रहा है बच्चों को। सोशल विड्रॉल सिम्टम्स भी दिख रहा है उनके अंदर। वर्चुअल इंटरेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं
रियल वर्ल्ड सोशल स्किल्स, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते आजकल। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम पूरे दुनिया भर में इमर्ज हो रही है। वर्ल्ड कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज दिस एज अ प्रॉब्लम। इसी डायरेक्शन में स्टेप लेते हुए यूरोपियन कमीशन ने फैसला किया है कि इट विल कम अप विद अ लॉ, डिजिटल सर्विस एक्ट डीएसए। इस लॉ की मदद से माइनर्स विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेसिंग हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। तो अब अपना एज और तमाम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डालना होगा बिफोर यू कैन हैव एक्सेसिबिलिटी टू सेवरल ऑनलाइन कंटेंट, और जो कंटेंट माइनर्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा वहां से उनको प्रिवेंट कर दिया जाएगा। इस कानून में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि एडल्ट्स की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि एडल्ट्स की प्रोफाइलिंग हो जाए कि ये तो इस तरीके का कंटेंट ही देखता है, क्योंकि इसमें तो डेटा देना होगा कि आप किस एज के हैं, क्या नाम है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपको कंटेंट एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। तो एडल्ट की प्राइवेसी के वायलेट होने का एक कंसर्न है इस पूरे कानून में, बट उसका भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कहा है यूरोपियन कमीशन ने। ऐसा ही कानून अलग अलग देशों में लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल 2024 विच एम्स एट प्रिवेंटिंग children below 16 years of age from having account on social media platforms like TikTok, Facebook, Instagram, etc. यूके के अंदर लाया गया यूके ऑनलाइन सेफ्टी बिल। इसके अंतर्गत जो सोशल मीडिया कंपनीज है उनके ऊपर इम्पोज किया गया है ड्यूटी ऑफ केयर। उनको ध्यान रखना है, बच्चे तो देखेंगे ऑनलाइन कंटेंट, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों को ध्यान रखना है कि बच्चों को जो कंटेंट दिखाएं वो एप्रोप्रिएट हो। तो दैट इज, यहाँ पे कैसा है ऑस्ट्रेलिया में कि बच्चों की एक्सेसिबिलिटी रोक दी जा रही है टू सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यही किया जाएगा यूरोपियन कमीशन में, लेकिन यूके थोड़ा अलग है, वहां पे बच्चों की एक्सेसिबिलिटी नहीं रोकी जा रही है, बट जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है ड्यूटी ऑफ केयर विथ हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन सेफ्टी बिल, जिसमें अब उन सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रिवेंट करें एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल कंटेंट टू चिल्ड्रन। भारत के अंदर साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए तो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो यहाँ पे मैंने एक साथ दे दिए हैं आपको। ये नीति आयोग की वेबसाइट से लिया गया है, सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर डूइंग अवे द प्रॉब्लम्स ऑफ साइबर क्राइम्स। एक बार में आप देख सकते हैं, ये सारे नाम याद रख सकते हैं। बट साथ ही साथ आपको इससे ये भी बात पता चल रही है कि देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स या एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ऑनलाइन कंटेंट टू चिल्ड्रन इन इंडिया। भारत में अभी इस तरीके का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बेस ईयर फॉर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबरर्स चेंज्ड। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। प्रीलिम्स में सीधा सीधा इस पर सवाल आ सकता है। आई होप आपको इकोनॉमी की क्लास का ये डिस्कशन याद होगा कि भारत में इन्फ्लेशन मेनली दो लेवल पे मेजर होता है। होलसेल लेवल पे, जिसको कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जिसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मेजर करती है, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI इन्फ्लेशन मेजर करने का बेस ईयर है साल 2011-12। रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, इसको कहा जाता है सीपीआई। बट सीपीआई चार अलग अलग तरीके के होते हैं, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर एंड सीपीआई रूरल लेबर, जिसको काउंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो, विच कम्स अंडर जिसको काउंट करती है लेबर ब्यूरो। बेसिकली इन तीन तरीके की सीपीआई लेबर ब्यूरो इसको कैलकुलेट करती है, एंड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और एक होता है सीपीआई कंबाइंड, इसका बेस ईयर साल 2012 है, इसको कैलकुलेट करती है एनएसओ, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। WPI मतलब जहां पे प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास दाम आता है, तो फिर होलसेलर जिस रेट पे दाम प्रोडक्ट को बेचते हैं रिटेलर को, वो होगा होलसेल प्राइस, ठीक है। और होलसेल लेवल पे जो महंगाई आती है उसी को कहा जाता है WPI इन्फ्लेशन। और जिस लेवल पे रिटेलर्स कंज्यूमर को बेचते हैं वहां पे जो महंगाई आती है उसको कहा जाता है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो ये जो भी बातें मैंने यहाँ आपको बताई हैं, ये तो इकोनॉमी की क्लास में भी मैं सिखाता हूँ। आई जस्ट होप कि आपको ये बात रिकॉल आप कर पा रहे हैं कि WPI मेजर करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बेस ईयर ये है। सीपीआई चार तरीके की होती हैं, राइट। अब सीपीआई ये जो तीन तरीके की हैं जो लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है, उसमें से सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, इनका बेस ईयर बदल करके कर दिया गया है साल 2019। अर्लियर द बेस ईयर वाज 1986-87, जबकि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका हाल फिलहाल में बेस ईयर ऑलरेडी बदला जा चुका है, एंड इट हैज बीन मेड 2016। तो अब
इन दोनों का बेस ईयर है 2019, इसका बेस ईयर है 2016। WPI का बेस ईयर तो 2011-12 है ही, CPI कंबाइंड का बेस ईयर है 2012। तो ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। किल्लाडी साइट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें। स्वच्छ सर्वेक्षण रिलेटेड जो सवाल था उसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अमृत सिटीज वालों को सबको GFC 1 स्टार रैंकिंग तो मिला है, बट ODF प्लस प्लस सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। रोडीज वाला जो है उसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राइनो डंग नहीं, उनके हॉर्न के सैंपल्स लिए गए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां जाकर के गलत हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।